नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की धरती पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ बेनकाब कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इस मामले में दोहरा रवैया नहीं चल सकता। आतंकवादियों को फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और मॉरल सपोर्ट देने वाले मुल्क के खिलाफ सबको खुलकर बोलना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने तो अपनी स्थिति पूरी दुनिया के सामने साफ कर दी है। जिस तरह पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकी संगठनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, उसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादी जहां भी छुपे होंगे उन्हें वहां घुसकर मारेगा। जिस वक्त राजनाथ सिंह ये बात कह रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और चीन के डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग जुन सामने बैठे थे। क्योंकि राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष तथ्यों के साथ ठोस तरीके से रखा, इसलिए पाकिस्तान और चीन ने इस इशू पर चुप रहना ही बेहतर समझा। हालांकि जब एससीओ के रक्षा मंत्रियों की समिट का ज्वाइंट स्टेटमेंट का ड्राफ्ट सामने आया तो चीन ने चालाकी की। पहलगाम हमले का जिक्र इस स्टेटमेंट में नहीं किया गया, इसलिए राजनाथ सिंह ने इस बयान पर साइन करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से इस समिट का कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं हुआ। असल में इस बार एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर के समिट में चीन के किंगदाओ शहर में राजनाथ सिंह हिस्सा लेने के लिए गए थे। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के किसी बड़े नेता का यह पहला चाइना दौरा है। पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी वहां पहुंचे थे। ये तो सब जानते हैं कि दहशतगर्दी के मुद्दे पर चीन हमेशा पाकिस्तान को कवर देता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। चीन ने एससीओ के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में भी यही चालाकी की। जो जॉइंट स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया गया उसमें पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र ही नहीं किया गया, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज पर हुए बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले को शामिल किया गया। यह बयान राजनाथ सिंह के सामने दस्तखत करने के लिए रखा गया, लेकिन जब रक्षा मंत्री ने देखा कि इस बयान में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं है तो राजनाथ सिंह नाराज हो गए। दस्तखत करने के लिए राजनाथ सिंह ने पेन हाथ में उठा लिया था, लेकिन बयान पढ़ने के बाद उन्होंने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। चीन की इस हरकत से भारत के रक्षा मंत्री इतने खफा थे कि उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मिलने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड्स के लिए एससीओ की आलोचना की। रक्षा मंत्री ने कहा, एससीओ के कुछ सदस्य टेररिज्म को फॉरेन पॉलिसी के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे मुल्कों की आलोचना करने में एससीओ को संकोच नहीं करना चाहिए। Excellency, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards
SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों को उनका धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई। ये इंसानियत के खिलाफ गुनाह था। लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन दी रेसिस्टेंट फ्रंट ने इस कायरान हमले की जिम्मेदारी ली। लश्कर तैयबा को यूनाइटेड नेशंस ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को कौन सपोर्ट करता है, कौन ट्रेनिंग देता है, कौन हथियार देता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, आतंक के अड्डों को तबाह किया। आगे भी अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो इससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने SCO को आईना दिखाते हुए कहा, दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला हो, कोई भी करे, भारत इस तरह की हरकतों को मानवता के खिलाफ अपराध मानता है, इसकी निंदा करता है। यही काम दूसरे देशों को भी करना चाहिए। छोटे स्वार्थ के लिए आतंकवादियों को पालने पोसने वालों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि SCO सदस्यों को बिना किसी किंतु परंतु के स्पष्ट रूप से इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. एक तरफ राजनाथ सिंह SCO की मीटिंग में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और उसका साथ देने वाले चीन को आईना दिखा रहे थे। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में भी भारत ने पाकिस्तान को अच्छी तरह घेरा। असल में UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के इशू पर ओपन डिबेट हो रही थी। इसी डिबेट के दौरान UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने कहा, पाकिस्तानी आतंकवादी स्कूलों पर हमला करके मासूम बच्चों की जान लेते हैं। अफगान बॉर्डर में रिफ्यूजी कैंप्स पर पाकिस्तानी सेना बम बरसाती है, जिसमें कई बच्चों की जान गई है। ऐसे में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में मौजूद सिर्फ आतंक के अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के सरहदी इलाकों में सिविलियंस पर गोलीबारी की, जिसमें कई बच्चे मारे गए। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाया गया।
पी हरीश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि अगर अब कोई गड़बड़ी की तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि भारत अब किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और फिर उसी हिसाब से जवाब देगा। The world has not forgotten the savage targeted attacks. 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर आतंकी हमले को दुनिया अभी तक भूली नहीं है। इस हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। 25 अप्रैल 2025 को सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी कर इस हमले की निंदा की थी। साथ ही उसने इस हमले में शामिल इसे वित्तीय और हथियारों का समर्थन देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग की थी। भारत ने बिना किसी उकसावे की कार्रवाई किए हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को 9 आतंकी अड्डों पर सटीक और सफल हमले किए। इन हमलों में मारे गए आतंकवादियों का पाकिस्तानी सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। फिर भी वो आतंकवाद के मुद्दे पर दूसरों को नसीहत देते हैं। पाकिस्तान की सेना ने भी मई 2025 में भारत के सीमावर्ती इलाकों में भारी गोलाबारी की, जिससे कई नागरिकों की जान गई और लोग घायल हुए। ये सब करने के बावजूद पाकिस्तान यहां आकर आतंकवाद पर नसीहत देता है, तो ये हिपोक्रेसी लगता है। To preach at this body after such... भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर एससीओ और यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादी संगठनों के गठजोड़ के बारे में जो कहा, उसे सही साबित करने वाले सबूत आज फिर सामने आ गए। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री आज फिर लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई दिए। इस्लामाबाद में सनोबर नाम के पाकिस्तानी थिंक टैंक की बैठक में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख को बुलाया गया। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तरार भी इसमें शामिल हुए। मीटिंग का मकसद तो था भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग से मिले सबक पर चर्चा करना, लेकिन इस मीटिंग में लश्कर के दहशतगर्द कारी मोहम्मद याकूब शेख ने शेखियां बघारी। कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई, फौज की मदद से उन बिल्डिंग्स की मरम्मत कर दी गई है। आज राजनाथ सिंह ने चीन में ऑपरेशन तंदूर कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान और चीन की अच्छी तरह से सिकाई की, पाकिस्तान को एक्सपोज किया और चीन की चालाकी को बेनकाब किया। राजनाथ सिंह ने नए भारत की नई शक्ति की एक झलक दिखाई। चीन को लगता था कि एससीओ में पहलगाम का जिक्र नहीं होगा तो भारत चुप रह जाएगा, लेकिन राजनाथ सिंह ने इस बात की परवाह नहीं की कि कहीं चीन नाराज ना हो जाए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कोई कटसी नहीं दिखाई, आईना दिखाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से न हाथ मिलाया, न उनकी तरफ देखना मुनासिब समझा। ख्वाजा आसिफ मुंह ताकते रह गए। आज भारत ने साफ कर दिया कि वो हर फोरम पर पाकिस्तान की दहशतगर्दी को एक्सपोज करेगा। जब सवाल आतंकवाद का होगा तो डिप्लोमेटिक नाइसिटीज को दरकिनार कर दिया जाएगा। आतंकवाद की हर हरकत का भारत इलाज करेगा। हर आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आज राजनाथ सिंह की बातों से यह मैसेज पूरी दुनिया को चला गया। अब बात करते हैं यूपी के इटावा की। यहां कथावाचक की पिटाई का मुद्दा अब बड़ा सियासी इशू बन गया है। एक घटना को जातियों के संघर्ष का मुद्दा बना दिया गया है। इटावा के एक गांव में कथावाचकों के साथ बस सलूके का वीडियो सामने आया। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। आज दूसरे पक्ष की तरफ से भी कथावाचकों के खिलाफ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और जाति छुपाकर धोखा देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इसके बाद अचानक यादव समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया, पुलिस पर हमला किया और उस गांव पर अटैक करने की कोशिश की जिस गांव में यादव जाति के कथावाचकों के साथ बदसलूकी की गई थी। आज सुबह जैसी ये खबर फैली कि कथावाचकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, तो अहीर रेजिमेंट संगठन के सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए। ये लोग उस गांव की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे जहां कथावाचकों की पिटाई हुई थी। क्योंकि भीड़ अचानक आई थी, पुलिस फोर्स कम थी, इसलिए प्रदर्शनकारियों की भीड़
पुलिस पर भारी पड़ी, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गई। फिर आसपास के थानों की पुलिस को बुलाया गया तो प्रदर्शनकारियों ने आगरा कानपुर हाईवे को जाम कर दिया। जब पुलिस ने भीड़ को हाईवे से हटाने की कोशिश की तो प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर पथराव शुरू किया, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस की गाड़ियों को तो नुकसान पहुंचाया ही, फिर पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया, हल्का लाठीचार्ज किया, तब जाकर हालात काबू में आए। अब पुलिस हमला करने वाले दंगाइयों की जांच कर रही है। इटावा के एसपी रूरल ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की उनमें से 19 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। गांव के निकट कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी टूटी और लगभग कितने लोगों की संख्या का हुजूम था जिसको पुलिस में फायरिंग भी करनी पड़ी? नहीं, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। रोड पर कुछ लोग आए थे और जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है, हिरासत में लिया गया है और कठोर कार्रवाई विधि के अनुसार की जाएगी। अब मैं आपको इस सारे हंगामे की बैकग्राउंड भी बता देता हूं। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब 22 जून को इटावा से एक वीडियो आया जिसमें कुछ लोग 2 कथावाचकों की पिटाई करते हुए दिखाई दिए, उनके बाल काटते हुए दिखाई दिए। जिन लोगों की पिटाई होती दिख रही थी उनके नाम है मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव। दावा किया गया कि इन दोनों के साथ सिर्फ इसलिए बदसलूकी की गई क्योंकि वो यादव जाति के हैं और ब्राह्मणों के गांव में भागवत कथा करने पहुंचे थे। ब्राह्मण इस बात से नाराज हो गए, इसलिए इन कथावाचकों के साथ मारपीट की गई। जैसे ही मामला सामने आया, यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। वीडियो में कथावाचकों की चोटी काटते हुए जो लोग दिखाई दे रहे थे उनकी पहचान की और 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन आज इस मामले का दूसरा पक्ष सामने आया। जिस परिवार ने भागवत कथा का आयोजन करवाया था, जो परिवार यजमान था, उस परिवार की महिलाओं ने कहा कि कथावाचकों की पिटाई का जाति से कोई लेना देना नहीं है। असल में कथावाचकों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की, इससे लोग नाराज थे। फिर इन कथावाचकों के पहचान पत्र सामने आए तो पता लगा उनके पास 2 आधार कार्ड हैं। एक में उनकी जाति यादव है, दूसरे में इनकी जाति अग्निहोत्री ब्राह्मण थी। ये देखकर लोग और भड़क गए क्योंकि इन लोगों ने धोखाधड़ी की थी। पता लगा कि इटावा के दादरपुर गांव में 21 जून से 27 जून तक भागवत कथा होनी थी। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 21 जून को भागवत कथा शुरू हुई। इसके बाद शाम को जब कथावाचकों को भोजन कराया जा रहा था, उसी वक्त इन लोगों ने परिवार के महिला का हाथ पकड़ लिया। इससे मामला बिगड़ गया। आज दादरपुर गांव के जयप्रकाश तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें दोनों कथावाचकों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। जिस परिवार ने भागवत कथा का आयोजन किया था, उस परिवार की महिलाओं ने कहा कि कथावाचकों को न तो कथा बांटने का तौर तरीका मालूम था, न ही पूजा का विधि विधान। उल्टा वो महिलाओं से छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये उन्हें नहीं मालूम। वो चोटी काटने का यहाँ कोई नहीं हुआ। यहाँ से तो वो चले गए, उन्होंने थोड़ी बदतमीजी की और माफी मांगी और मैंने इनको बताया तो वो चले गए। फिर यहाँ से जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ जब मुझे जानकारी नहीं है। कुछ आरोप भी आप लोग द्वारा लगाए जा रहे हैं कि अभद्रता आप लोगों के साथ की गई। या जाति का मामला था, क्या मामला था? जात का कोई मामला नहीं, जात पात उनका पूरा जात के विषय में तो जानकारी नहीं थी। वो तो उसकी बदतमीजी से उसके वो आधार कार्ड चेक हुए, गिर गए, तब मिले, उसकी वजह से उसकी जानकारी हुई ये फर्जी लोग हैं।
पे आप लोग जानकारी थी कि ये यादव जाति के हैं या अग्नोत्री हैं? ये कोई जानकारी नहीं थी कि ये यादव हैं। हम तो व्यास जी पंडित मानते थे उनको। उनका बोलने चालने का तरीका, हर तरह उनमें संदेह ही जाते हैं। उनका टच करना, बात का तरीका, पूजा पाठ करना, कलश खाली उठवाना, उनकी वो पूजा की विधि नहीं थी जो एक ब्राह्मण करवाता है। ब्राह्मण व्यास जो पूजा पाठ करवाता है, उनको वो न मंत्र याद थे न कोई विधि याद थी कि पूजा कैसे करवाई जाती। परिवार के लोगों ने कहा कि सच्चाई सामने आने के बाद भी उनके घर में दोनों कथावाचकों की पिटाई नहीं की गई। लेकिन ये बात सच है, उनकी हरकतें सही नहीं थी, वो छेड़खानी कर रहे थे, इसलिए लोग नाराज थे। पूरी वजह तो यही रही है कि वो यहाँ खाना खाने के लिए आए। उनका कुछ बिहेवियर गलत टाइप का था, क्योंकि इनको टच करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे खाना खिलाओ, मुझे हाथ से खाना खिलाओ, ये सब बातें, उनका बिहेवियर कुछ गलत था। इसी ऑब्जेक्शन से वो हुआ, फिर आगे जो कुछ हुआ ऐसे ही हुआ। अब वो ये कह रहे हैं कि हम लोग मार पिटाई की गई, हमारे नाक रगड़वाई गई, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब बनावटी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो वायरल वीडियो हो रहा है उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो बच्चों ने जो कुछ किया होगा आगे जाके वो मुझे मालूम नहीं है। यहाँ से वो अच्छी तरह से चले गए, वहाँ जो कुछ हुआ होगा वो हुआ। छेड़छाड़ के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तो सच है कि कथावाचकों ने अपनी जाति तो छुपाई थी, क्योंकि उनके पास से 2-2 आधार कार्ड बरामद हुए। इसीलिए अब इन कथावाचकों के समर्थन में उतरे संगठनों के लोगों का कहना है कि सारे आरोप गलत हैं। कथावाचकों पर जाति छुपाने का इल्जाम सरकार झूठ बोलकर लगा रही है। यादव मंच के अध्यक्ष अनुराग यादव ने कहा, जब कथावाचकों की पिटाई का वीडियो सामने आ गया तो सोची समझी साजिश के तहत झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अनुराग यादव ने कहा कि जिन लोगों ने जाति पूछकर कथावाचकों की पिटाई की, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगनी चाहिए, क्योंकि 2 कथावाचकों के साथ उनके एक दलित सहयोगी पिटाई भी की गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और एक ऐसा मैसेज दे जिससे कि इस तरीके के असामाजिक तत्व, वो किसी भी बिरादरी में हो सकते हैं, किसी भी समाज में हो सकते हैं, उन तक एक कड़ा संदेश जाए और वो इस तरीके की हरकत करने की कोशिश ना करें। इसमें SC/ST एक्ट को भी शामिल किया जाए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति जो मुकुटमणि यादव, संत कुमार यादव और इसके बाद जो श्याम जी कठेरिया, वो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, नेत्रहीन हैं वो, तो इसमें SC/ST एक्ट भी शामिल किया जाए इन धाराओं में, जो कि धाराएं लगाई गई हैं जिनके तहत ये गिरफ्तारी की गई है। यादव मंच ये मांग करता है कि पीड़ित पक्ष को, चूंकि उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनकी मानहानि हुई है और उनके सम्मान को जबरदस्त ठेस पहुंची है, इसलिए 25-25 लाख रुपए का आर्थिक तौर पर उनको सहायता प्रदेश सरकार द्वारा दी जाए। इस मामले के दोनों पक्ष मैंने आपको सुनवा दिए। दोनों की तरफ से FIR दर्ज करवा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन अब यह मसला सियासी हो गया है। अखिलेश यादव ने मुकुटमणि और संत कुमार यादव को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया, उन्हें हारमोनियम गिफ्ट किया, 51 हज़ार रुपए दिए और इसके बाद आज अखिलेश यादव ने इस मामले को PDA के अपमान से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के राज में PDA समाज के लोगों को डराने, धमकाने और अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। PDA इसका जवाब देगा। इसके बाद अखिलेश ने कहा कि 2 लोगों की 16 साल पुरानी चोटी काट दी गई। सोचिए, ये बात जब प्रेसिडेंट ट्रंप को पता लगेगी तो क्या होगा। क्या मुखर्जी जी को नहीं पता लग रहा ये सब बातें? फिर क्या है, वो कहते हम 4 बजे जग जाते थे। और सच्चाई ये है कि 2 डिप्टी CM ने सब करवाया गड़बड़। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ,
अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। अखिलेश यादव को यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने जवाब दिया। जयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने बिना सच्चाई जाने जिस तरह इस मामले को जात पात का रंग देने की कोशिश की वो ठीक नहीं है, और आज जिस तरह इटावा में पुलिस पर हमला हुआ उससे साफ लगता है कि वो एक प्लान्ड साजिश का हिस्सा है। एक घटना जो हुई, उस घटना के बाद जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने लगातार अपनी बयानबाजी के द्वारा जातीय रंग रूप इसको देने का काम किया और ब्राह्मण समाज पर बेबुनियाद आरोप लगा करके जनता को गुमराह करते हुए लगातार इस तरह की बयानबाजी की जो तथ्यात्मक रूप से बिना जानकारी के, बिना वहाँ के सही तथ्यों का परीक्षण किए हुई। और मैं समझता हूँ कि आज की घटना भी कहीं न कहीं उसी से प्रेरित होकर के होती हुई दिखाई पड़ी है। और आज जिस प्रकार से कार्रवाई जो पुलिस के ऊपर हुई है, वहाँ जो गांव में जा करके एक वर्ग विशेष पर हमला करके पुलिस के गाड़ियों पर पथराव करके जो कार्रवाई आज सुनियोजित तरीके से की गई है, इसमें चाहे जो शामिल हों, सरकार न किसी को बख्शेगी और न किसी निर्दोष को फंसाएगी। लेकिन जो अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे और पूरी तरह कठोर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। नोट करने वाली बात यह है कि इटावा की घटना बिहार की सियासत में गूंजने लगी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के राज में पिछड़ों को जिस तरह परेशान किया जा रहा है वो अन्याय है। पिछड़े और दलितों को एकजुट होने का समय आ गया है, क्योंकि इस तरह की सामंतवादी सोच और उसे सपोर्ट करने वालों को खत्म करने की जरूरत है। पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। अब पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? तो केवल कथा सुनाने के लिए केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते? अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। इटावा में जो कुछ हुआ वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय संस्कृति का अपमान है। जो लोग इस घटना को जाति के चश्मे से देख रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ संत तुकाराम, संत गाडगे, संत रविदास, संत कबीर और संत ज्योतिबा फूले का नाम सभी लोग श्रद्धा से लेते हैं। ये सारे संत ब्राह्मण वर्ग के नहीं हैं। मौजूदा समाज में देखें तो उमा भारती, साध्वी रीतांबरा और साध्वी निरंजन ज्योति जैसे कई नाम हैं जो भगवाधारी हैं, कथा कहते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन कोई उनकी जाति नहीं पूछता। जो लोग आज जाति की बात कर रहे हैं उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट दलित वर्ग के कामेश्वर चौपाल ने रखी थी।
राम मंदिर में आजकल जो पुजारी रोज रामलला की पूजा आरती करते हैं, उनमें 2 दलित वर्ग के हैं, एक पिछड़े वर्ग का है। इसलिए इटावा की एक घटना को जातियों के टकराव का इशू बनाना गलत है। यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई, इसकी निंदा की जानी चाहिए। अगर कथावाचकों ने धोखाधड़ी की थी तो उसकी शिकायत पहले ही पुलिस से की जानी चाहिए थी। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। इसी तरह जिन कथावाचकों ने महिलाओं से अभद्रता की, दुर्व्यवहार किया, उनका इलाज भी होना जरूरी है। पर इस पूरे मामले को जाति संघर्ष का रूप देना बिल्कुल गैर जरूरी है। इस घटना का इस्तेमाल बिहार में करना तो बिल्कुल गलत है। और फिर इटावे की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेना, यह बहुत बचकानी हरकत है। ट्रंप यूक्रेन रशिया की लड़ाई रुकवाने में बिजी हैं, इटावा के लिए उनको क्यों डिस्टर्ब किया जाए। यूपी में जाति की सियासत हो रही है और बंगाल में धर्म की, क्योंकि इस वक्त देश भर में जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। इस बार बंगाल की दीघा में भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। दीघा में 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए जगन्नाथ मंदिर की पहली यात्रा कल निकलेगी। ममता बनर्जी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। वो कल ही दीघा पहुंच गई थी। चूंकि मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सकता था, इसलिए ममता बनर्जी सड़क के रास्ते कई घंटों का सफर करके दीघा पहुंची। ममता खुद ही यात्रा की तैयारियों को मॉनिटर कर रही हैं। आज ममता बनर्जी ने कहा, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र कल सुबह 9 बजे रथ पर सवार होकर मंदिर से निकलेंगे और शाम 4 बजे तक रथ यात्रा चलेगी। वो स्वयं रथ की रस्सी खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत करेंगी। ममता ने कहा, उम्मीद है जगन्नाथ यात्रा में 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे, इसलिए पूरा प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करने में बिजी है। ममता ने कहा, जो श्रद्धालु यात्रा में आएंगे उनसे अपील करना चाहती हैं कि प्रशासन को सहयोग करें। जो हमारा तैयार हुआ है वो हमारा जगन्नाथ धाम बहुत बड़ा अभी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो गया है। कल तो हमारा सोजा रथ है, इसके लिए वो रथ यात्रा में सिस्टम है कि जगन्नाथ देव, बलराम, सुभद्रा वो जाते हैं, मासिर का घर जाता है, तो इधर से जाएंगे। सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा जो पुरोहित लोगों ने करेंगे और रथ यात्रा जो है सकाल 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर का रास्ता है, इसी के लिए हम लोग पूरा सब मिलके, हमारा पूरा मिनिस्ट्रियल एक टीम आया, हमारा ऑफिसर्स का पूरा टीम आया, पुलिस का टीम आया, जो इस्कॉन माशीरबाड़ी जो हमारा जो टीम है वो भी सब आया। वो लोग सब तैयार कर लेंगे और हम 4 बजे तक यात्रा समापन करेंगे। ममता ने कहा, वो आज के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहती, लेकिन बीजेपी ने ममता के भक्ति भाव को राजनीतिक दिखावा बताया। बीजेपी के नेताओं ने कहा, ममता पिछले 14 साल से मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हैं। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ममता ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार किया है। ममता ने जल्दबाजी में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करवाया, फिर घर घर मंदिर का प्रसाद पहुंचाने का अभियान चलाया और अब ममता भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने का दिखावा कर रही हैं। ममता को जवाब देने के लिए बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी प्रसाद बांटने की घोषणा की। अधिकारी ने कहा कि वो पुरी के जगन्नाथ धाम का प्रसाद बंगाल के लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि कालीगंज बाई इलेक्शन में बीजेपी को 74% हिंदू वोट मिला, 74%। ममता को अब यह डर लग रहा है कि अगर पूरा हिंदू वोट उनसे छिटक गया तो फिर उनकी कुर्सी चली जाएगी। इसीलिए अब ममता भगवान की शरण में पहुंची हैं। सुकांतो मजूमदार ने कहा कि दीघा में तो जगन्नाथ मंदिर है ही नहीं, वो तो कल्चरल सेंटर है। कल्चरल सेंटर में तो पूजा हो नहीं सकती। सुकांतो मजूमदार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा एक बार चुनाव खत्म हो गया तो जगन्नाथ मंदिर के बगल में ममता मस्जिद बना देंगी, यही उनका प्लान है।
जगन्नाथ प्रभु को ही पॉलिटिसाइज कर दिया ममता बनर्जी ने, जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। इट इज ए कल्चरल सेंटर, उसमें तो पूजा नहीं हो सकता। कल्चरल सेंटर में पूजा कैसे हो सकता है? ये मुझे लगता है किसी की सरकार की काम रथ यात्रा कराना नहीं होता। जगन्नाथपुरी का अलग विषय है, तो वहाँ पे उस तरीके से होता है, सरकार पीछे रहता है। लेकिन ममता बनर्जी हिंदू वोट को बांटने के लिए, जो 5 से 10% हिंदू है, जिनको ममता बनर्जी हर बार मूर्ख बनाकर, धोखा देकर वोट ले लेते हैं। जैसे रामायण में हुआ था, रावण भी भगवा पहन के आया था ना, माँ सीता ने समझ लिया कि साधु है, गलती कर बैठे। उसी तरह पश्चिम बंगाल के कुछ हिंदू जो गलती पर बैठे हैं ममता बनर्जी के मंदिर को देखकर, और ममता बनर्जी उसी गलती का नाजायज लाभ उठा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी ने दूसरी तरफ से तोहा सिद्दीकी वगैरह से ये डिमांड भी रेज कर दिया कि वहाँ पे एक मस्जिद भी बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम जाने के बाद हिंदुओं को पता चलेगा कि जगन्नाथ कल्चरल सेंटर या जगन्नाथ मंदिर बोल के जो चलाया जा रहा है, वो मंदिर बनाने के लिए मंदिर बनाया जा रहा है या मस्जिद बनाने के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। सुकांता मजूमदार की बात को आगे बढ़ाया बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ममता जो प्रसाद लोगों के घर में भिजवा रही हैं वो असल में प्रसाद है ही नहीं। ममता जिसे प्रसाद कह रही हैं वो दूसरे धर्म के लोगों ने बनाया है। जगन्नाथ मंदिर का असली प्रसाद 56 भोग का होता है। ऐसा करके ममता बनर्जी ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। आज हिंदू लोग को कोंठाशा कॉर्नर करके अत्याचार करना, और उसमें सरकारी पैसा से, हमारे टैक्स का पैसा से बोल रहे हैं कि मंदिर बनाया है। वो मंदिर नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है हिंदू वोट के लिए कि वो हम लोग मंदिर बनाए हैं। कोई सरकार मंदिर नहीं बना सकते। आज 100 करोड़ रुपया, हमारा रुपया खर्चा करके आज बोल रहा है प्रसाद दे रहा है। जगन्नाथ का प्रसाद ऐसा नहीं होता है, 56 भोग होता है। आप 15 रुपया का एक मिठाई दे रहे, ये बात बोल सकते हैं। और कल आज वो चले जा रहे, वहां रस्सी टानेंगे, सारा कुछ हो रहा है वोट बैंक के लिए। बीजेपी के आरोपों पर ममता बनर्जी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी तरफ से जवाब दिया अभिषेक बैनर्जी ने। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, जो लोग हर वक्त हिंदू हिंदू करते रहते हैं उन्हें जगन्नाथ मंदिर से दिक्कत है। वो मंदिर का मजाक बना रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के खिलाफ बोलकर बीजेपी ने बंगाल के हिंदुओं को अपना असली चेहरा दिखा दिया। আমাদের ছোট করতে গিয়ে যারা হিন্দুদের রক্ষাকর্তা বলে দাবি করে, हमें छोटा साबित करने के लिए जो लोग हिंदुओं की रक्षा करने का दावा करते हैं, आज वो जगन्नाथ मंदिर का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये मंदिर ही नहीं है। सुकांत मजूमदार कहते हैं कि ये सर्कस है। मैं जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए ममता बनर्जी को धन्यवाद देता हूं। अगर वो ये नहीं बनवाती तो बंगाल के लोगों को बीजेपी का असली चेहरा नहीं दिखता। ममता बनर्जी ने अगर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया है तो बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? बंगाल में अगर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है तो उसमें गलत क्या है? अगर ममता बनर्जी मंदिर का प्रसाद घर घर पहुंचा रही हैं तो इस पर ऑब्जेक्शन करने की क्या जरूरत है? इन धार्मिक कामों से हिंदू धर्म का क्या नुकसान हो जाएगा? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में भगवान जगन्नाथ के मंदिर, यात्रा और प्रसाद का विरोध करके बीजेपी गलती कर रही है, ममता के ट्रैप में फंस रही है। अगर बीजेपी यही करती रही तो ममता को यह आरोप लगाने का मौका मिलेगा कि बीजेपी मंदिर का मजाक उड़ा रही है, भगवान जगन्नाथ का अपमान कर रही है। और वाकई में ऐसा लगेगा कि बंगाल में बीजेपी को मंदिर और भगवान से मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ ममता का विरोध करना है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस भले ही जगन्नाथ यात्रा को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हों, लेकिन इस चक्कर में बंगाल के लोगों को एक फायदा तो होगा, उन्हें घर बैठे दीघा के जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद भी मिल जाएगा और जगन्नाथपुरी का प्रसाद भी। महाराष्ट्र में सियासत हो रही है भाषा के नाम पर। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को कंपलसरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ऑप्शन भी दिया है, अगर किसी क्लास में 20 बच्चे
हिंदी के बजाय कोई दूसरी भाषा पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें वही लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस फैसले को महाराष्ट्र की ऑपोजिशन पार्टियां मराठी भाषा को खत्म करने की साजिश करार दे रही हैं। आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। इस मुद्दे पर शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस भी उद्धव के साथ है। आज उद्धव ठाकरे ने कहा शिवसेना के 29 जून को सरकार के आदेश की कॉपी जलाई जाएगी और अगर सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो फिर 7 जुलाई को शिव सैनिक सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। उद्धव ने कहा कि सरकार मराठी को आगे बढ़ाने के बजाय मराठियों पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ही आंदोलनाची सुरुवात असेल, कारण 2च आंदोलन करून हे आंदोलन काय थांबणार नाही। ये आंदोलन की शुरुआत है, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये सख्ती वापस नहीं ले ली जाती। वैसे देखा जाए तो ये मुद्दा 5 मिनट में खत्म हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी कि हम अपने राज्य में हिंदी की सख्ती नहीं करेंगे तो फिर हमें आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस वजह से किया जा रहा है कि पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि बटेंगे तो कटेंगे, अब इनकी नीति है कि बांटेंगे और काटेंगे। यहाँ दूसरी भाषा और मराठी बोलने वालों के बीच में अच्छा समन्वय है, लेकिन इन सबके बीच में नमक तो छोड़िए, ये जहर डाल रहे हैं। हिंदी भाषा का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा की सख्ती का हमारा विरोध है और रहेगा। कारण हिंदी भाषेला विरोध आम्ही केलेला नाही। राज ठाकरे ने भी भाषा के मुद्दे पर आंदोलन करने की धमकी दी है। आज महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने राज ठाकरे से मुलाकात की, उन्हें सरकार की नीतियों के बारे में बताया और कहा कि हिंदी को तीसरी और ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में रखने से मराठी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे मराठी की अहमियत कम नहीं होगी। लेकिन राज ठाकरे ने कहा है कि सरकार का यह फैसला महाराष्ट्र का मराठीपन खत्म करने की साजिश है, जिसके खिलाफ वो 6 जुलाई को गिरगांव चौपाटी में मोर्चा निकालेंगे और उसमें मराठी लोग शामिल होंगे। संपूर्ण गोष्टीला आमचा पूर्णपणे विरोध असेल, आहे, राहणार। हमारा विरोध था और रहेगा। हिंदी या फिर किसी और भाषा की जबरदस्ती हम चलने नहीं देंगे। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, हमने तीसरी भाषा के विरोध में 6 जुलाई सुबह 10 बजे गिरगांव चौपाटी से मोर्चा निकालने का फैसला लिया है। इस पूरे मोर्चे में राजनीतिक दल का झंडा नहीं होगा, ये मोर्चा पूरी तरह से मराठी आदमी का होगा। इस मोर्चे का नेतृत्व मराठी आदमी करेगा। इसमें मराठी साहित्यिक, भाषाविद शामिल होंगे। मैं उन्हें लेटर भी लिखूंगा। ये एक षड्यंत्र है, मैं इसे षड्यंत्र ही कहूंगा, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र का मराठीपन खत्म करना है। इसलिए मैं सभी माता बहनों और छात्रों से अपील करूंगा कि वो इस मोर्चा में शामिल हों। इसके बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि आज उद्धव ठाकरे की बात सुनकर लगा उन्हें मराठी का ज्ञान कम है, वरना मराठी के इतने कमजोर शब्दों का इस्तेमाल न करते। फडणवीस ने कहा कि उद्धव विरोध करें, ये उनका हक है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र में मराठी ही पहली भाषा है, हिंदी सिर्फ ऑप्शनल है। माझं उद्धवजींना एवढंच सांगणं असेल की मराठी, मुझे उद्धव जी से इतना ही कहना है कि मराठी भाषा में ताने मारने के अलावा और भी अच्छे शब्द अलंकार हैं, उनका वो इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र में हिंदी की सख्ती नहीं है, मराठी की सख्ती है और हिंदी भाषा विकल्प के तौर पर है। मराठी सख्ती आहे। भाषा के नाम पर लोगों को भड़काना आसान होता है, समझाना मुश्किल। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को हिंदी के इशू पर बार बार सफाई देनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में मराठी नंबर 1 भाषा है, मराठी के स्टेटस को छेड़ा नहीं गया है, हिंदी सिर्फ विकल्प है। ये सारी बातें ठीक है, पर ठाकरे ब्रदर्स लोगों के मन में ये शक पैदा करने में सफल हो गए हैं कि महाराष्ट्र की सरकार हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। ठाकरे परिवार को एक इशू की तलाश थी जो फडणवीस ने उन्हें दे दिया। अगर इसे अभी टैकल नहीं किया गया तो काफी मुश्किल होगी। आज गुजरात से इंटरेस्टिंग खबर आई। 3 दिन पहले गुजरात के बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का एक विधायक जीता और आज केजरीवाल की पार्टी के दूसरे विधायक ने बगावत कर दी। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात की बटोट सीट से विधायक उमेश मकवाड़ा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के बाई इलेक्शन में
विसावदर सीट से गोपाल इटालिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उमेश मकवाणा ने केजरीवाल को झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में दलितों पिछड़ों की अनदेखी हो रही है। केजरीवाल पिछड़ों और दलितों के विरोधी हैं, इसलिए अब वो इस पार्टी में काम नहीं कर सकते। हम गुजरात में 2 इलेक्शन लड़े, कड़ी और एक विसावदर। तो आप देख लीजिए को जो कड़ी में हमारा कैंडिडेट लड़ रहा था वो दलित समाज से था, विसावदर में था वो पाटीदार समाज में था। तो दोनों में डिफरेंस आपने स्पष्ट देखा होगा कि एक कार्यकर्ता को जिताने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी की टीम लड़ी, राष्ट्रीय नेतृत्व है। और दूसरी बात, जो कड़ी में दलित समाज का एक बंदा लड़ रहा है, कार्यकर्ता लड़ रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। पिछड़े जो पछात समाज के नेता है, ओबीसी समाज के नेता है, कोली समाज के नेता है, उसको कोने में बिठाया जाता है और उसको जो स्वर्ण ज्ञाति का जो नेता है उसको सर पे बिठा के बड़ा पद दिया जाता है, सीएम बनाया जाता है या तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ऐसी विचारधारा हम रखते हैं तो हम बाबा साहेब आम्बेडकर का अपने हर ऑफिस में फोटो रखते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा, मूल विचारधारा से हम भटक रहे, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। इसलिए आज मैंने सभी पदों से, आम आदमी पार्टी के जितने भी पद है सभी पदों से मैंने राजीनामा दे दिया है। अभी मैं आम आदमी पार्टी के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे अभी चालू हूँ। बीजेपी ज्वाइन करने की कोई शक्यता है ही नहीं। बीजेपी में मैं था ही। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में गुजरात में है ही नहीं। अगर जरूरत पड़े तो शायद हम अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं। उमेश मकवाणा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि वो पार्टी छोड़ेंगे। इसलिए जैसे ही उमेश मकवाणा ने पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया तो केजरीवाल ने तुरंत एक्शन लिया, मकवाणा को 5 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने कहा कि उमेश मकवाणा भ्रष्ट हैं। बोटाद के लोग लगातार उनकी शिकायतें कर रहे थे, वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। गढ़वी ने कहा अगर बीजेपी और मकवाणा में हिम्मत है तो वो बोटाद सीट से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़े। बोटाद के हमारे विधायक उमेश मकवाणा के खिलाफ बार बार भ्रष्टाचार की फरियादें आ रही थी। वो बोटाद में कम, गांधीनगर में ज्यादा रहते थे। बार बार उनको जब बताया जा रहा था तब भाजपा को पता चला तो भाजपा ने उनको साध लिया और भाजपा ने जिस तरह से गंदी राजनीति शुरू की है, भाजपा ने विसावदर में जब भाजपा चुनाव हारी तो भाजपा इतनी बौखला गई है कि उन्होंने फिर से उमेश मकवाणा के थ्रू पार्टी के विरुद्ध, आम आदमी पार्टी के विरुद्ध एक्टिविटीज करवानी शुरू की है। उमेश मकवाणा जी को जनता विरोधी और पार्टी विरोधी प्रवृत्तियों के करने के चलते 5 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया जा रहा है। और मैं उमेश मकवाणा जी को और भाजपा को चैलेंज देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आप विधायक पद से इस्तीफा देकर बोटाद से फिर से चुनाव जीतकर बताइए। भाजपा को भी मैं चैलेंज देता हूं कि आओ बोटाद में उपचुनाव कराओ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जीत कर दिखाओ। आम आदमी पार्टी के नेता भी कमाल करते हैं। पहले अपने नेता को, अपने एमएलए को खरा सोना और हीरा बताते हैं। जब वो एमएलए पार्टी छोड़ता है तो केजरीवाल और उनके साथी उसी नेता को सबसे भ्रष्ट और कूड़ा बताने लगते हैं। उमेश मकवाणा के साथ भी यही हुआ। वैसे गुजरात में केजरीवाल की प्रॉब्लम यह है कि उनकी पार्टी बहुत फ्रेजाइल है, कच्ची है। लोग उनकी पार्टी में आ तो जाते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, क्योंकि सारी पार्टी एक व्यक्ति के आसपास घूमती है। न तो कोई विचारधारा क्लियर है, न संगठन मजबूत है। इसलिए लोग बार बार पार्टी छोड़कर भागते हैं। पार्टी कहीं जीतती है, उसके बाद छोड़ जाते हैं। इसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हैदराबाद से आज एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। एक लड़की ने रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ा दी। करीब 3 किलोमीटर तक ये लड़की पटरी पर कार दौड़ाती रही। इस चक्कर में इस रूट की सारी ट्रेन को रोकना पड़ा। कई ट्रेन लेट हो गई। हालांकि जैसे ही रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ाने की खबर मिली तो रेलवे के कर्मचारी फौरन मौके पर पहुंच गए। लोकल लोग भी इकट्ठे हो गए। लोगों ने इस रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही कार का पीछा किया और करीब 3 किलोमीटर के बाद रेलवे ट्रैक पर कार चला रही लड़की को पकड़ा गया। घटना हैदराबाद के शंकरपल्ली इलाके की है। सुबह करीब 7:30 बजे
स्थानीय लोगों ने नागुलापल्ली और शंकरपल्ली के बीच गेट नंबर 22 से रेलवे ट्रैक में एक कार को जाते देखा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुकी। जांच में सामने आया कि रेलवे ट्रैक पर कार चलाने वाली लड़की उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। हाल ही में उसकी नौकरी चली गई। वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी और इसीलिए उसने ये काम किया। ये बात सही है कि रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ाने वाली लड़की मानसिक तौर पर बीमार है, इसलिए उसके साथ तो सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन अगर वक्त रहते इस लड़की को पकड़ा न गया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लड़की की जान जा सकती थी। इसलिए इसके साथ जो लोग रहते हैं, इसका जो सपोर्ट सिस्टम है, उन्हें अलर्ट रहना चाहिए ताकि आगे कभी ऐसा हादसा ना हो। आज एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पहले ऐसे भारतीय बन गए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं। करीब 28 घंटे की फ्लाइट के बाद आज शाम ड्रैगन कैप्सूल ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सफलता के साथ डॉकिंग की। आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथियों का स्पेस स्टेशन में स्वागत किया। शुभांशु के माता पिता ने अपनी बेटी की डॉकिंग लाइव देखी। शुभांशु शुक्ला और पूरा क्रू 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेगा। इस दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा की मदद से इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसरो ने शुभांशु के लिए 7 एक्सपेरिमेंट्स का एक सेट तैयार किया है। वो नासा की तरफ से अपने ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम के लिए तय 5 जॉइंट स्टडीज में भी हिस्सा लेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद शुभांशु शुक्ला ने बात भी की और सब भारतवासियों को अंतरिक्ष से नमस्कार कहा। And wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. You know, the excitement and all was, you know, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. चलते चलते आपको बता दूं, इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं जाने माने सिंगर और कंपोजर कैलाश खेर। इस शो में कैलाश खेर ने अपने जीवन के कई राज शेयर किए, कई ऐसी बातें बताई जिसने स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस को चौंका दिया। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। परमात्मा, हमने जरा ये सब आपको दे दिया है, हाँ जरा ये देख लेना। ये नहीं, संपूर्ण समर्पण ये है कि पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तार, नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, और अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहाते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओमकारा। आपकी अदालत शनिवार रात 10 बजे।